नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। तो इस सेशन की शुरुआत से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उन सभी खबरों को आप तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। और इसमें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से जो तथ्यात्मक या स्टैटिक जीके होता है उसे शामिल किया जाता है, ताकि आप परीक्षा हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल का डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो जिसे हम आने वाले समय में शामिल करते रहेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता न कीजिएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आईएनएस संध्याक को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो क्या है ये? आईएनएस संध्याक एक नौसेना का जहाज़ है, ठीक है, और यह भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था, इसी से संबंधित प्रश्न है। और यह प्रश्न क्यों चर्चा में है? क्योंकि यह पहली बार अभी मलेशिया पहुंचा है। तो इसे कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए जनवरी 2022, ऑप्शन बी मई 2023, ऑप्शन सी फरवरी 2024, ऑप्शन डी जुलाई 2025। तो यह जो है फरवरी 2024 में शामिल किया गया था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस संध्याक मलेशिया के पोर्ट क्लांग पहुंचा है। तो आईएनएस संध्याक कहाँ पहुंचा है? मलेशिया के पोर्ट क्लांग। पोर्ट क्लांग कहाँ अवस्थित है? यह मलेशिया में है। मलेशिया की अवस्थिति क्या है? तो मलेशिया जब आप देखेंगे भारत का दक्षिणतम क्षेत्र या श्रीलंका के उत्तर में जब पूरब में जब देखेंगे आप, तो द्वीपों की एक श्रृंखला है। वहाँ पर इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप हैं। उसी के जस्ट उत्तर में मलेशिया भी द्वीपों का समूह है, और उसकी राजधानी क्या है? कुआलालंपुर, ठीक है। तो आप जो है उसे देख सकते हैं मैप पर, अपने मैप में। यह यात्रा 16 से 19 जुलाई 2025 तक हुई, और यह इस जहाज़ की मलेशिया में पहली यात्रा यानी फर्स्ट पोर्ट कॉल थी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत और मलेशिया के बीच समुद्री सहयोग, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और तकनीकी आदान प्रदान को बढ़ाना है। गौरतलब है कि यह यात्रा भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग और राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय ढांचे के तहत क्षेत्रीय हाइड्रोग्राफिक क्षमता निर्माण में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। आईएनएस संध्याक के बारे में बात करें तो आईएनएस संध्याक जो है, एक मिनट, आईएनएस संध्याक के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना का पहला हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। तो भारतीय नौसेना का है, पहला है, क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, ठीक है, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। तो कभी कभी एग्जाम हॉल में ये भी पूछा जाता है प्रश्न में कि इसे किसे बनाया गया है। तो आईएनएस संध्याक को किसने बनाया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। और यह फरवरी 2024 में नौसेना में शामिल किया गया था। यह जहाज समुद्र की गहराई, तटीय इलाकों, बंदरगाहों आदि का सटीक हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। इसकी स्पीड की बात करें तो 18 नॉट्स तक है। इसमें हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, अस्पताल सुविधा और आपातकाल में सहायता करने की क्षमता भी मौजूद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की परियोजना किसने शुरू की है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनेगा, ठीक है। और इस परियोजना की शुरुआत किसने शुरू की है? तो ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो अभी चीन इसको शुरू करने वाला है।
तो चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी यानी यारलुंग त्सांगपो, जिसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, और चीन में यह यारलुंग त्सांगपो नाम से जाना जाता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण का कार्य शुरू किया है। यह बांध हिमालय में एक विशाल गार्ज के दूसरी तरफ बनाया जा रहा है, जहां नदी भारत की सीमा यानी अरुणाचल प्रदेश के पास यू टर्न लेती है, वहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण के बाद यह आकार में चीन की वांगलजी नदी पर बने श्री गार्जेस डैम से भी बड़ा हो सकता है। बढ़ापुर नदी तिब्बत के पठार से होकर बहती है और पृथ्वी का सबसे गहरा कैनियन बनाती है। बांध से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं। कौन कौन सी चिंताएं हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो आपदा का जोखिम रहेगा। इसके बनने से भूकंप से संबंधित खतरे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई डैम जब बनता है तो ये जो है विस्तृत जलाशय का निर्माण करता है। यहाँ बहुत सारे जल इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर ये जल तनाव इस पर पड़ते रहता है। यहाँ की जो स्थल स्वरूप है, यहाँ पर जल तनाव जो है बढ़ते रहता है और यह एकाएक धस जाता है, जिससे धसाव की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर क्या होता है, भूकंप जैसे झटके महसूस किए जाते हैं। तो इसके बनने से भूकंप से संबंधित खतरे बढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि तिब्बती पठार पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र होगा, ठीक है, क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। उदाहरण के लिए 1950 में असम तिब्बत का भूकंप जो आया था वो आप देख सकते हैं। पर्यावरणीय चुनौती भी है, जैसे बांध से स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है और नदी के निचले बहाव में भी रुकावट आ सकती है। इसका असर जैव विविधता और कृषि पर भी पड़ेगा। भू राजनीतिक चुनौतियां भी देखी जा रही हैं। भारत के लिए भी यह चिंता का विषय है। तो संभावना है कि चीन इस बांध को संघर्ष के समय वाटर बम की तरह हथियार बनाकर बाढ़ लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो वाटर बम क्या है, एकाएक पानी छोड़ देना, ठीक है, जिससे वहाँ पर जो जनजीवन है वो प्रभावित हो सके, ठीक है। तो ये भी एक चिंता का विषय है भारत के लिए। अब ये बन कहाँ रहा है ये देखिए। तो ये जो है त्सांगपो या जो यारलुंग त्सांगपो जो नदी आ रही है, ये यहाँ पर जब यू टर्न ले रही है तो यहीं पर ये बनाया जा रहा है और ये मैक्सिमम ऊंचाई पर है और यहाँ से जब एकाएक पानी छोड़ेंगे तो ये भारत के लिए थ्रेट है, खतरा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे को देखें। तो अन्य कौन सी चुनौतियां हैं, तो सांस्कृतिक चुनौतियां भी हैं। उदाहरण के लिए इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में रहने वाली आदि जनजाति जैसे समुदायों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो आदि जनजाति कहाँ रहती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके ऊपर भी खतरा है, सियांग घाटी में ये रहती है। वर्ष 2006 में चीन और भारत ने सीमा पार नदियों से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ स्तर की व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत बाढ़ के मौसम में ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों के हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा किए जाते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों के गैर निमग्न उपयोग के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1997 के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, चंद्र दिवस का महत्व हर साल 20 जुलाई को चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यह दिन 1969 में अपोलो 11 मिशन की सफलता का उत्सव है, जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। तीसरा स्टेटमेंट है, यह मानवता की अन्वेषण भावना और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। तो अभी 20 जुलाई को क्या मनाया गया, चंद्र दिवस मनाया गया और इसका महत्व क्या है, हर साल 20 जुलाई को चंद्र दिवस के रूप में
मनाया जाता है उसकी याद में। और यह दिन 1969 में अपोलो 11 मिशन की सफलता का उत्सव है, जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग थे ना, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बज एल्ड्रिन थे। ठीक है, यह मानवता की अन्वेषण भावना और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। तो इस संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चंद्र दिवस का महत्व क्या है? हर साल 20 जुलाई को चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1969 में अपोलो 11 मिशन की सफलता का उत्सव है, जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। यह मानवता की अन्वेषण भावना और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है। अब अपोलो 11 मिशन की बात करें तो 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन ने इतिहास रचा था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चंद्र मॉड्यूल ईगल को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। माइकल कोलिंस ने कमांड मॉड्यूल यानी कोलंबिया से चंद्रमा की परिक्रमा की। ऐतिहासिक कदम की बात करें तो नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखते हुए कहा कि यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्र सतह पर कदम रखा था। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है? तो यह उपलब्धि केवल वैज्ञानिक जीत नहीं थी, बल्कि मानवता के सपनों का प्रतीक बनी। इसने स्टेम क्षेत्रों यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल क्षेत्रों में रुचि को बढ़ावा और अंतरिक्ष अनुसंधान के नए द्वार खोले थे। चंद्र दिवस का उद्देश्य क्या है? तो यह दिन हमें इस ऐतिहासिक घटना को याद करने और अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। यह एकजुटता और दृढ़ता के साथ असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देता है। भविष्य के लिए प्रेरणा क्या है? तो चंद्र दिवस भावी पीढ़ियों को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान देने के लिए उत्साहित करता है। यह मंगल और अन्य मिशनों की नींव रखता है। ब्रह्मांड की खोज की बात करें तो चंद्रमा पर पहला कदम मानवता की ब्रह्मांडी खोज का प्रतीक है। यह दिन हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की निरंतर यात्रा का उत्सव मनाने का अवसर देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो गैंडे के सींगों की डीएनए प्रोफाइलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गैंडे के सींग की। ठीक है, उसके डीएनए प्रोफाइलिंग की। और ये क्यों की जा रही है? क्योंकि उसका सर्वेक्षण किया जा सके और उसे गैर प्राकृतिक रूप से उसका ह्रास न किया जा सके, गैंडों को मारा न जा सके, उसके संरक्षण की बात की जा रही है, ताकि जो है जैव विविधता की स्थिति बनी रहे। ठीक है, उनका अवैध व्यापार न हो। तो इसके अंतर्गत 2021 में जब्त किए गए और प्राकृतिक रूप से मृत गैंडों के सींगे के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, जिसकी डीएनए प्रोफाइल बनाई जा रही है। ठीक है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग के अंतर्गत क्या हो रहा है? 2021 में जब्त किए गए जो भी सींग थे, उनका प्राकृतिक रूप से मृत गैंडों के सींगों के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। ठीक है, और जिनकी डीएनए प्रोफाइलिंग बनाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवैध शिकार से प्राप्त नमूनों और प्राकृतिक कारणों से मृत गैंडों के नमूनों का वैज्ञानिक रूप से अंतर करना। तो एक तो नेचर द्वारा जो है उनको मृत्यु मिली। ठीक है, उनका टाइम पूरा हो गया इसलिए मर गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो अवैध शिकार के जरिए मृत हो जाते हैं, तो ये क्या है? पर्यावरणीय चिंता का विषय है, जैव विविधता का ह्रास है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में असम वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के सहयोग से 2573 गैंडों के सींगों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू की है। इसका उद्देश्य वन्यजीव अपराध जांच को सशक्त बनाना और असम में गैंडों के संरक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना है। यह पहल विशेष रूप से अवैध शिकार और प्राकृतिक रूप से मृत गैंडों के सींगों की वैज्ञानिक
पहचान और सुरक्षा के लिए शुरू की गई है। गैंडे के सींगों की डीएनए प्रोफाइलिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत 2021 में जब्त किए गए और प्राकृतिक रूप से मृत गैंडों के सींगों के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, जिनकी डीएनए प्रोफाइल बनाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवैध शिकार से प्राप्त नमूनों और प्राकृतिक कारणों से मृत गैंडों के नमूनों का वैज्ञानिक रूप से अंतर करना। ये नमूने मुख्यतः असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित विभिन्न अभयारण्यों से लिए गए हैं। बता दें कि डीएनए विश्लेषण से हर सींग की वैयक्तिक पहचान संभव हो सकेगी, जिससे अपराध जांच और संरक्षण दोनों में सहायता मिलेगी। वहीं डीएनए विश्लेषण का कार्यभार भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को सौंपा गया है। तो कौन संभाल रहा है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून। कहाँ पर अवस्थित है भारतीय वन्यजीव संस्थान? देहरादून में। ठीक है, कभी कभी कूट में भी आ जाता है मिलाने के लिए। एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो राइनोक्रॉस, ठीक है, यूनिकॉर्निस, भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है और इसका मुख्य आवास असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। इस गैंडे की पहचान एकल काले सींग और त्वचा के मोटे सिलवटों के साथ भूरे रंग से की जाती है। इसके सींग की लंबाई की बात करें तो 8 से 25 इंच तक होती है और इसकी त्वचा कवच जैसी परतों से युक्त होती है। ये मुख्य रूप से घास, पत्तियों, झाड़ियों, पेड़ों की शाखाओं, फलों और जलीय पौधों का सेवन करते हैं। यह प्रजाति इंडो नेपाल तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है। बता दें कि भारत में गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है डिजिटल अरेस्ट से। तो डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? यह एक धोखाधड़ी है जिसमें भय, छल और धमकी का उपयोग करके पीड़ितों से धन की मांग की जाती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में सजा का पहला मामला दर्ज किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, तो इस संदर्भ में क्या करना है? हमें सही विकल्प का चयन करना है कूट का प्रयोग करके। तो ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी न ही 1 और न ही 2, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर क्या सही है? ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक प्रकार का धोखाधड़ी का मामला है। तो डिजिटल गिरफ्तारी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में सजा का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये दोषी एक ऐसे गिरोह का हिस्सा थे जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट यानी धोखाधड़ी के माध्यम से 100 से अधिक लोगों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। यानी 1 अरब रुपए ठग लिए 100 लोगों से, 100 से अधिक लोगों से। डिजिटल अरेस्ट है क्या? तो यह एक धोखाधड़ी है जिसमें भय दिखा करके, छल के साथ और धमकी का उपयोग करके पीड़ितों से धन की मांग की जाती है। इसमें क्या तरीका अपनाया जाता है? तो तरीका की बात करें तो पीड़ितों को एक फ़ोन कॉल, ईमेल या मैसेज प्राप्त होता है जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे किसी गैर कानूनी गतिविधि जैसे कि पहचान की चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं। धमकी और दबाव दिया जाता है। इसमें धोखाधड़ी करने वाले भय के जरिए पीड़ितों को तर्कसंगत ढंग से सोचने से रोकने के लिए गिरफ्तारी की धमकी देते हैं। वह फिर उसके बाद क्या होता है? धन की मांग की जाती है। पीड़ितों को अपना नाम जांच से हटाने या रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रदान करने जैसे बहाने के तहत बड़ी रकम को फर्जी खातों में स्थानांतरित करने को कहा जाता है। प्रशासनिक पहलू क्या है? तो राज्य की भूमिका क्या हो जाती है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, आप लोगों को पता होगा। केंद्र की भूमिका क्या होती है? तो यह क्षमता निर्माण के लिए विधिक योजनाओं के तहत परामर्श और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों को सहायता प्रदान करता है। डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदम क्या हैं? तो साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C, इसे गृह मंत्रालय ने सभी साइबर अपराधों के लिए केंद्रीय समन्वय निकाय के रूप में स्थापित किया है। साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र, इसे I4C में स्थापित किया गया है।
जहां बैंक, दूरसंचार प्रदाता और कानून प्रवर्तन विभाग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। समन्वय प्लेटफार्म की बात करें तो यह अंतर्राज्यीय अपराध लीकेज के लिए डेटा संग्रह और समन्वय प्रणाली के रूप में कार्य करता है। संदिग्ध रजिस्ट्री, इसे साइबर अपराधियों की पहचान करने के लिए बैंकों के सहयोग से शुरू किया गया है। रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट, यह cybercrime.gov.in पर एक नया फीचर है जहां नागरिक आपराधिक डेटाबेस सर्च कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कदम है साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से संबंधित। सर्ट इन के क्या दिशा निर्देश है? तो कॉल करने के लिए पहचान की जांच करें, घबराएं नहीं, बाद में आकर पैसे ट्रांसफ़र न दबाव में आकर के पैसे ट्रांसफ़र न करें। स्थिति का शांति से आकलन करने के लिए कुछ समय लें। व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। अपने डिवाइस को अनजानों के साथ साझा न करें। ये सब सर्ट इन के दिशा निर्देश हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो मलेरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? इसके लक्षण में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और थकान शामिल है तथा गंभीर मामलों में अंग विफलता या मृत्यु भी हो सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? तो आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या क्वेश्चन आप लेकर के आते हैं। ठीक है, ये तो स्टैटिक जीके ही पूछ लेते हैं आप, लेकिन ये स्टैटिक जीके वर्तमान के न्यूज़ से जुड़ा होता है। तो अभी जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है, इसीलिए चर्चा में है। तो इसलिए हमें स्टैटिक जीके को भी जानना जरूरी है और साथ ही साथ जो करंट का मुद्दा है उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। ठीक है, तभी हम परीक्षा हल में प्रश्नों को सही कर सकेंगे और उसके संपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डाल सकेंगे। तो चलिए आप लोग इस प्रश्न की ओर बढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन कौन सा या से कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, कथन सही नहीं है मतलब असत्य कथन पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और यह एक जानलेवा बीमारी है। समय पर इलाज न हो तो जान भी चली जा सकती है। ठीक है, और इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और थकान आदि शामिल समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी क्यों होगा? सही नहीं पूछ रहा है इसलिए। तो एग्जाम हॉल में ये भी गलती होती है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हालिया खबरों के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है, इसीलिए यह चर्चा में है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने, ठीक है, ये मलेरिया का पहला टीका विकसित किया है जो न केवल संक्रमण को रोकने में सक्षम है बल्कि इसके समुदाय स्तर पर फैलाव को भी प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है। गौरतलब है कि नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने इस टीके का शीघ्र उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका नाम क्या है? तो एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन। ठीक, तो नाम पूछा जा सकता है, एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन। ठीक है, एडफाल्सीवैक्स पहली स्वदेशी पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। इसे विशेष रूप से प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जो मलेरिया के सबसे घातक रूप के लिए जिम्मेदार परजीवी है, के दो महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य मानव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संचरण को कम करना है। RMRC के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत का यह
स्वदेशी टीका संक्रमण को रोकने वाले मजबूत एंटीबॉडी बनाता है। मलेरिया के बारे में बात करें तो यह एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के द्वारा मनुष्यों में फैलती है। तो वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, संक्रमित जो हो, ठीक है। यह विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों जैसे उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण अमेरिका में आम है। मतलब यहाँ पर सामान्यतः जो है मलेरिया के केस देखे जाते हैं। प्लाज्मोडियम की पांच प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनाती हैं। पी फाल्सीफेरम सबसे घातक है, जबकि पी विवैक्स सबसे व्यापक है। अन्य प्रजातियां हैं जैसे पी मलेरिया, पी ओवेल और पी नोलेसी, ठीक है। तो ये 5 प्रजातियां हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के। मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद संक्रमित हो जाता है। मलेरिया परजीवी फिर उस अगले व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं जिसे मच्छर काटता है। परजीवी यकृत पर पहुंचते हैं, परिपक्व होते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द और थकान शामिल है तथा गंभीर मामलों में अंग विफलता या मृत्यु भी हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एनएसएस आप लोगों ने सुना होगा ना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1950 में पीसी महालनोबिस ने की थी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इसे देश भर के यादृच्छिक यानी रैंडम नमूनाकरण के आधार पर आर्थिक और सामाजिक जानकारी एकत्र करने के लिए स्थापित किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल का पालन किया गया था। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इसका नोडल मंत्रालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं पूछ रहा है, यानी कि असत्य, ठीक है। तो असत्य कथन का पूछ रहा है, तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले यही मार्क कीजिए कि सत्य नहीं है, यानी गलत कथन का पूछ रहा है, ठीक है, या असत्य कथन को पूछ रहा है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संदर्भ में ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यानी गलत कोई भी नहीं है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो अभी ये क्यों चर्चा में है? इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए चर्चा में है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में पीसी महालनोबिस ने की थी। तो 1950 में पीसी महालनोबिस ने की थी। इसे देश भर के यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर आर्थिक और सामाजिक जानकारी एकत्र करने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। एनएसएस के बारे में बात करें तो मंत्रालय कौन सा है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो एक महानिदेशक इसका अध्यक्ष होता है, जो अखिल भारतीय आधार पर बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों के संचालन के लिए जिम्मेदार है, यानी पूरे भारत में वही इसकी देखरेख करता है। कवरेज की बात करें तो सामाजिक यानी किस किस को कवर करता है? तो सामाजिक आर्थिक विषयों पर पारिवारिक सर्वेक्षण, उदाहरण के लिए जनसंख्या, जन्म, मृत्यु, प्रवासन, प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन आदि का सर्वे करता है। भूमि जोत, पशुधन और कृषि पर सर्वेक्षण करता है। स्थापना सर्वेक्षण और उद्यम सर्वेक्षण की बात करें तो उदाहरण के लिए असंगठित क्षेत्र में गैर कृषि उद्यमों और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण खुदरा कीमतों का संग्रह करता है। ग्राम सर्वेक्षण की बात करें तो भारतीय गाँव में बुनियादी ढांचा सुविधाओं की उपलब्धता पर जानकारी एकत्र
करना इसका कार्य है। एनएसएस के 4 प्रभाग हैं यानी डिवीजन है। तो सर्वेक्षण, डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग, जिसमें कि पहला है, ठीक है, यह कोलकाता में स्थित है। यह सर्वेक्षणों की तकनीकी योजना, अवधारणाओं व परिभाषाओं के निर्माण, नमूना डिजाइन आदि के लिए जिम्मेदार है। क्षेत्र संचालन प्रभाग यानी इसका मुख्यालय दिल्ली फरीदाबाद में स्थित है। यह प्राथमिक डेटा संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग यानी डेटा को जो एकत्र करने के बाद प्रोसेस किया जाता है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह नमूना चयन, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा प्रसंस्करण, सत्यापन और सारणीकरण के लिए जिम्मेदार है। सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग चौथा ये है। तो यह जो है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। यह एनएसएस के अलग अलग प्रभागों की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। एनएसएस के प्रमुख सर्वेक्षण की बात करें तो शहरी फ्रेम सर्वेक्षण चरण 2022 से 27 तक किया था इसने। इसे शहरी क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय नमूना फ्रेम तैयार करने और उसे अपडेट करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण भी करता है। यह संगठित विनिर्माण क्षेत्र की समृद्धि, संरचना और बदलावों का मूल्यांकन करने के लिए संपन्न किया जाता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की बात करें तो इसका आयोजन 2017 से किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण श्रम बल के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत है। मूल्य सर्वेक्षण की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी और ग्रामीण ये इकट्ठा करता है, जिसे हम सीपीआई बोलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक यानी ग्रामीण श्रमिक तथा थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई, ये सब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये सब इसका सर्वेक्षण करता है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे डेली कर रहे होंगे और अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, अपनी तैयारी को गति दे रहे होंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप जो है निरंतरता के साथ अपनी तैयारी को गति दें। उनके संबंध में जो भी सिलेबस है उसे पूरा करें। समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय पर जो कार्य होता है वही मायने रखता है। उसके बाद तो कितना भी आप कुछ भी प्रयास कर लें वो निरर्थक ही साबित होता है। तो समय पर हम जब अपनी तैयारी सुनिश्चित करते हैं तो उसका लाभ हमें परीक्षा हाल में मिलता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज जो है भारतीय ध्वज दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज 22 जुलाई का दिन है और आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारतीय संविधान ने जो भारतीय तिरंगा है उसे स्वीकार किया था और उसकी याद में हर वर्ष 22 जुलाई को भारतीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भारतीय ध्वज के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।